हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमैया है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में टीचर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और हम क्या समझ पाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम सोशलिज्म को ये पढ़ेंगे और कैपिटलिज्म को इन कॉन्टेक्स्ट की ये रेवोल्यूशन कैसे आया, और ये और जानेंगे कि सोशलिज्म क्यों आया, क्या कॉजेस थे, क्या इवेंट्स थे और क्या इम्पैक्ट पड़ा रशियन रेवोल्यूशन का, जो कि एस्टैब्लिश करता है सोशलिज्म को फ्रांस में, रशिया में। अब रशियन जो रेवोल्यूशन है वो आता है एज अ रिजल्ट ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, लेकिन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का जो एंड रिजल्ट जो कि रशियन रेवोल्यूशन हमें 1917 में देखने को मिलता है, उसे पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि यूरोप में जो है जहाँ से ये आइडियोलॉजी का ओरिजिन हुआ, जहाँ से जो ये आइडियोलॉजी जो है पॉपुलर हुई, वो ऐसी क्या कंडीशंस थी यहाँ की यूरोप की कि यहाँ पे ये सारी चेंजेस आई, यहाँ की क्या कंडीशंस थी। अब यूरोप में क्या होता है, जैसा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आता है 1789 में, जिससे जो आइडियाज थे इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के, वो कॉमन हो जाते हैं। मोनार्की को ख़त्म कर दिया जाता है और एक रिपब्लिक की एस्टैब्लिशमेंट होती है। अब इससे क्या होता है कि सोसाइटी में जो है एक मैसेज जाता है कि जो मोनार्की है उसे ख़त्म किया जा सकता है, और जो ये बर्थ बेस्ड प्रिविलेज बेस्ड सिस्टम है सोसाइटी में प्रेवलेंट, उसको ख़त्म किया जा सकता है। अब यूरोप में जो है जैसे हम जानते हैं कि 1750s के बाद से ही जो है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे जो है सारी यूरोपियन कंट्रीज में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है फैलने लगता है, जिसके चलते जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाती है, यानी इंडस्ट्रीज बनती हैं। उन इंडस्ट्रीज के इर्द गिर्द जो है अर्बन एरियाज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे दूर दूर से जो है काम की तलाश में वर्कर्स, जिनमें औरतें थी, बच्चे थी, मैन थे, वो सारे जो है काम की तलाश में आके वहाँ पे रहना, सेटल होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जो है एक नई धीरे धीरे जो है अर्बन सोसाइटी की भी स्टार्ट होने को, ये अर्बन सोसाइटी जो है उसकी भी हमें एस्टैब्लिशमेंट दिखती है। लेकिन ये जो अर्बन सोसाइटीज बन रही थी, जिसने पूरे यूरोप का नक्शा चेंज कर दिया, यहाँ पर ना तो सैनिटेशन थी, ना एजुकेशन की कोई फैसिलिटी थी, वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा थे, और एक नया सिस्टम जो है सोसाइटी को देखने को मिला, जिसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म। अब फैक्ट्रीज की वजह से क्या हो गया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जिससे फैक्ट्रीज बनी, कैपिटलिज्म एज अ सिस्टम आया, फैक्ट्रीज से प्रोडक्शन बढ़ी, पैसा तो बहुत बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ इनइक्वालिटी भी और बढ़ती गई, और इनइक्वालिटी में अमीर जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे, वो सारा का सारा प्रॉफिट ले जाते थे और अच्छी कंडीशंस में लेते थे, लेकिन जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशंस बहुत ही बुरी थी और वो लोग गरीब होते जा रहे थे। अब मशीन्स ने जो है हैंड प्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया, जो वर्किंग आवर्स थे वो 12 से 16 हो गए, 12 से 16 होने लगे, और कि वेजेस जो थी, तनख्वाहें जो थी वो बहुत ज़्यादा था, चाइल्ड लेबर कॉमन था, वर्क प्लेसेस जो थे वो सेफ नहीं थे, और वर्कर्स जो है वो चाहते थे कि ये जो सिस्टम चल रहा है सोसाइटी में, इसमें बदलाव आना चाहिए, और ये जो सिस्टम है ये काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव है। और ये जो सिस्टम था कैपिटलिज्म का, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हुआ, इसमें क्या था कि जो प्राइवेट ऑनरशिप होती थी इंडस्ट्रीज की, यानी इंडस्ट्रीज जो थी किसी इंडिविजुअल की पर्सनल प्रॉपर्टी हुआ करती थी, और जो भी प्रॉफिट उस इंडस्ट्री से आता था वो उस इंडिविजुअल का प्रॉफिट होता था, जिससे वो तो बहुत अमीर हो रहा था, और इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लगा, बिजनेस जो है वो फ्लरिश करने लगा, इनोवेशंस होने लगी, जॉब्स मिलने लगी, लेकिन वो जो जॉब्स मिल रही थी वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी और सोसाइटी में इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ रही थी।
अब ये जो सिस्टम चल रहा था कैपिटलिज्म का, जो काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव था इन नेचर, इस सिस्टम का जो है लोग चाह रहे थे कि इसे रिप्लेस करने के लिए कोई और सिस्टम आए जो सोसाइटी में इस चीज़ के खिलाफ हो और एक नया तरीका हो जिसमें सब इक्वल रहे। तो फिर उसके बरक्स जो है एक नया सिस्टम जो है वो सामने आता है, जो होता है सोशलिज्म। अब जो सोशलिज्म होता है, सोशलिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है कि जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए सब मेंबर्स में सोसाइटी में, और गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज, जो मेजर इंडस्ट्रीज है उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करनी चाहिए, जहाँ पे सबको अच्छी वेजेस मिले और वर्कर्स के पास राइट्स हों, एजुकेशन बेटर हो, हेल्थ केयर हो, सैनिटेशन हो और सारी फैसिलिटी मिले जो कि एक सिटीजन का हक होता है, यानी वेलफेयर मेजर्स जो है वो किए जाएं। अब जो है यहाँ पे क्या होता है, ये जो है एक तरह का एक सिनेरियो चल रहा होता है जब कैपिटलिज्म जो है यहाँ पे यूरोप में आता है, तो कैपिटलिज्म के जवाब में सोशलिज्म भी आता है और लोग जो हैं वो चेंज चाह रहे होते हैं इवन बिफोर द कमिंग ऑफ सोशलिज्म। तो लोग जो हैं वो उस टाइम पे 3 टाइप के, मतलब बहुत सारी आइडियोलॉजीज जो हैं वो प्रेवलेंट हो रही होती हैं जो चेंज चाहती हैं सोसाइटी में, लेकिन जो मेन और डोमिनेंट जो ये होती हैं उस टाइम पे, जो आइडियोलॉजीज डोमिनेंट होती हैं वो मेन होते हैं लिबरल्स। लिबरल्स जो होते हैं वो ग्रुप होता है सोसाइटी का जो चाहता है कि चेंज आए और सोसाइटी जो हो ऐसी हो जो सभी रिलीजन्स के लिए टॉलरेंट हो, टॉलरेट करे, रिलीजियस टॉलरेशन हो, वहाँ पे इंक्लूसिव सोसाइटी हो, जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हो वो इलेक्टेड हो, पावर्स के ऊपर चेक हो, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पर्सन होता है वो ना हो। लेकिन लिबरल्स जो है ये सारे राइट्स जो है चाहते थे सिर्फ अमीरों के लिए। वो चाहते थे गवर्नमेंट इलेक्टेड हो, ये अकाउंटेबल हो, लेकिन गवर्नमेंट को बनाएगा कौन? वो इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, यानी अमीर इंसान। और दूसरा, औरतों के राइट की ये कोई भी बात नहीं करते थे, इन्हें औरतों के राइट्स के साथ कोई लेना देना नहीं था। और अब जो दूसरा ग्रुप होता है सोसाइटी में वो ग्रुप होता है रेडिकल्स का। रेडिकल्स जो आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इन आइडियोलॉजीज को, जो लिबरल्स हैं वो चेंज चाहते हैं, लेकिन चेंज चाहते हैं किसके थ्रू? जो लोग जो हैं, जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैं, वही वोट देंगे और वही सोसाइटी में जो है सोसाइटी को इंक्लूसिव करेंगे। लेकिन रेडिकल्स जो हैं वो चाहते हैं कि सोसाइटी जो है इक्वल फॉर ऑल होना चाहिए और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए, एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, यानी सब जो है लोग जो है मिलके गवर्नमेंट बनाएं और सबके पास राइट हो। इवन कुछ लोग तो विमेन राइट की भी, यहाँ पे विमेन पॉलिटिकल राइट्स की भी बात करते हैं, वोटिंग राइट्स की भी बात करते हैं। और जो तीसरा ग्रुप होता है यहाँ पे सोसाइटी में वो होता है कंजर्वेटिव्स का। कंजर्वेटिव्स जो लोग थे, कंजर्वेटिव्स जो हैं ये राजा के ही सपोर्टर्स हैं जो चेंज नहीं चाहते हैं। लेकिन अब ये लोग समझ चुके हैं कि चेंज जो है वो इनइवाइटेबल है, अब वो चेंज को नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए ये लोग क्या कहते हैं कि ठीक है चेंज लाए, बट इट शुड बी स्लो एंड इट शुड रिस्पेक्ट द प्रीवियस ऑर्डर। ऐसा ना हो कि, क्योंकि अगर प्रीवियस ऑर्डर में यही लोग हैं जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो नोबल्स हैं और जो एक सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट क्लेम करते थे, लेकिन अब जो है ये लोग जो है रिफॉर्म्स के चलते इनके पास ये पावर्स एंड प्रिविलेजेस नहीं रहेंगे। और जब इनके पास ये पावर्स एंड प्रिविलेजेस नहीं रहेंगे तो इन्हें डर था कि जिस तरह से फ्रांस में जो है राजा को जो है फांसी चढ़ा दिया गया, वहां पे जो चीजें हुई, हो सकता है हमसे भी जो है फोर्सफुली ये चीजें की जाए, तो चेंज तो आएगा, लेकिन इट शुड बी इन अ स्लो मैनर एंड इन अ रिस्पेक्टेबल वेज। तो अब ये कुछ जो आइडियोलॉजी जो सोसाइटी को रन कर रही होती हैं उस टाइम पे, जो चेंज चाहते हैं सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी जो है काफी एक्सप्लॉयटेटिव हो चुकी है विद द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द
कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी का पैटर्न बन चुका है, अब उसके लिए जो चेंज जो सोसाइटी चाह रही थी, तो उसके जो जवाब में जो एक निज़ाम उभर के आया, दैट वाज सोशलिज्म। अब सोशलिज्म एज अ फुल फ्लेज्ड आइडियोलॉजी से पहले जो है, जब स्टार्टिंग में आ रहा था, तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग परसेप्शंस रख रहे थे कि जो सोशलिज्म है वो कैसा होगा, क्या होगा। और कुछ जो सोशलिस्ट थे वो मानते थे कि सोशलिज्म जो है वो कैसा रहेगा, वो कम्यून्स जो है वो सोशलिज्म का, सोसाइटी का फ्यूचर है। वो कम्यून्स को जो है फ्यूचर मानते थे। और जैसे कुछ जो अर्ली सोशलिस्ट थे, जैसे रॉबर्ट डाउन जो है एक फैक्ट्री ऑनर होते हैं इंग्लैंड में, और बेसिकली ये कैपिटलिस्ट होते हैं, लेकिन एट हार्ट जो है ये सोशलिस्ट होते हैं। तो अपने वहाँ पे जो है ये एक मॉडल सोसाइटी बनाते हैं, जहाँ पर ये मतलब ये क्या करते हैं, ये स्कूल्स बनाते हैं, ये जो है वर्किंग कंडीशंस को बेटर करते हैं, अपने प्रॉफिट्स जो है अपने वर्कर्स के साथ शेयर करते हैं, फैक्ट्री कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं, वर्किंग आवर्स को कम करते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, और ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ होते हैं। दूसरे जो ये जो होते हैं सोशलिस्ट होते हैं, वो होते हैं ल्यूविस ब्लैंक जो है वो फ्रांस से होते हैं, और ये जो है ये मानते हैं कि कोऑपरेटिव वर्कशॉप्स होनी चाहिए और गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, और उन्हें जो है टेक ओवर करना चाहिए। ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है, इकोनॉमी, इसको टेक ओवर करना चाहिए, ताकि वेल्थ जो है गवर्नमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और इससे क्या होगा, सोशल जस्टिस आएगा। इन्हीं आइडियाज, इन्हीं बॉडी ऑफ आइडियाज में जो है, इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करते हुए जो फिलोसोफर्स होते हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, तो ये क्या करते हैं, ये और ज्यादा इस कंसेप्ट को एलोबरेट करते हैं। बेसिकली ये इस कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे होगी, क्या होगी। तो ये इसको पूरा बॉडी जो एक कंटेंट जो है इस आइडियोलॉजी में वो देते हैं। ये बार्गजियस का कंसेप्ट देते हैं, प्रोलेटरेट का कंसेप्ट देते हैं, यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कैपिटलिस्ट है, वो वर्कर के साथ जो है हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट में थे सोसाइटी में। सोसाइटी हमेशा से क्लास स्ट्रगल करती रही है इन द वन फॉर्म और द अदर, जिसके चलते जो है अब जो सोसाइटी ने रूप लिया है कैपिटलिज्म का, जहां पे कैपिटलिस्ट जो है एक्सप्लॉइट कर रहा है वर्कर को, और फाइनली वर्कर्स को ये कॉल देते हैं कि आपको जो है यूनाइट होना होगा और खड़े होना पड़ेगा इस अत्याचार के खिलाफ, और तब जाके जो है आप इस स्लेवरी की चेन्स को जो है आप ब्रेक कर पाओगे, और फिर जाके एक ऐसी सोसाइटी एस्टैब्लिश होगी जो कि सोशलिस्ट होगी, जहां पे सबके वेलफेयर की बात होगी, रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि ये लोग जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ होते हैं, और अपनी सारी ये आइडियोलॉजी ये जो देते हैं ये अपने डॉक्यूमेंट्स में, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, और इन्हीं के ये जो आइडियोलॉजी, ये जो बॉडी ऑफ फैक्ट्स, ये जो आर्ग्यूमेंट्स ये देते हैं, ये इंस्पायर करता है पूरे का पूरा सोशल मूवमेंट जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। अब क्योंकि ये सोशलिज्म जो है वो रशिया में आया, तो रशिया से पहले क्या था कि रशिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री थी, और एग्रीकल्चरल कंट्री में ये जो रेवोल्यूशन था ये पॉसिबल नहीं था एज पर कार्ल मार्क्स का कहना था कि सोसाइटी में जब स्ट्रगल बढ़ जाएगा और क्लास स्ट्रगल होगा, जो रेवोल्यूशन है वो एज अ रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल आएगा। क्लास स्ट्रगल के रिजल्ट में जो है वो रेवोल्यूशन सोसाइटी में आएगा। क्योंकि जो सोसाइटी है जहां पे कैपिटलिस्ट जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे वर्कर्स को, और कैपिटलिस्ट कहाँ पे होंगे, एक इंडस्ट्रियल सेटअप में, जो कि पूरे यूरोप की जो कंट्रीज थी वो ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल सेटअप में थी, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे थी। लेकिन रशिया जो है ये उसके कंपैरिजन में एक एग्रीकल्चरल कंट्री थी, जहाँ पे इंडस्ट्री जो है पॉकेट्स में ही पाई जाती थी। अब ये जो यूरोप के जो लोग होते हैं जो सोशलिज्म के थ्रू चेंज चाहते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि अलग अलग जो है कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलना पड़ेगा। तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी बनाते हैं जिसका नाम होता है सेकंड इंटरनेशनल।
तो ये जो सेकेंड इंटरनेशनल है, इसी के जो नक्शे कदम पे जो है जर्मनी में जो है एसोसिएशन बनती है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसी तरह से ये सोशलिस्ट पार्टी बनती है फ्रांस में, लेबर पार्टी बनती है ब्रिटेन में। लेकिन तब भी जो है किसी भी कंट्री में एक रेवोल्यूशन नहीं आता है, जबकि लेजिस्लेशंस को ये इन्फ्लुएंस करते हैं ये पार्टीज, लेकिन कोई भी पार्टी पावर में नहीं आती, यानी कहीं पे भी सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और फाइनली जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो कहाँ पे आती है? रशिया में रेवोल्यूशन जो कि होता है 1917 में, उसके बाद। अब क्योंकि रशिया में ऐसा हुआ था, जो कि एक्सेप्शन था, आना यूरोप में चाहिए था, ये रेवोल्यूशन जो है वो यूरोप में आना चाहिए था, लेकिन आता रशिया में है। इसीलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर रशिया में ऐसे क्या हुआ 1917 में, फरवरी 1917 में, और उसके बाद अक्टूबर 1917 तक का जो टाइम है जिसको रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, इस दौर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पे जो है सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई, वहां पे सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजीज है पहली बार ऑन ग्राउंड देखी गई। तो इसके लिए जो है हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे कि ये रशिया जो है 1917 से पहले कैसा होता था, और इनडायरेक्टली यही कॉजेज भी बन जाते हैं रशियन रेवोल्यूशन के। तो रशिया में 1917 से पहले जार निकोलस जो होता है उसका राज होता है, जार वहां का राजा होता है। और रशियन एम्पायर जो है आज के रशिया की तरह नहीं होती है, बल्कि उस दौर के जो रशियन एम्पायर होती है उसमें फिनलैंड होता है, ये लैटविया होता है, लिथुवेनिया होता है, इस्टोनिया होता है, पोलैंड के कुछ पार्ट्स होते हैं, यूक्रेन होता है, बेलारूस होता है, और इवन की जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये भी रशिया का ही पार्ट होते हैं उस समय पे। और रशिया का जो डोमिनेंट रिलीजन होता है वो होता है रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। उसके अलावा यहाँ पे और भी रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, लेकिन मेजॉरिटी में इनका रिलीजन जो है वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी होता है। अब रशिया में जो गरीब किसान जो होते हैं वो मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ज्यादा जो लोग होते हैं रशिया में वो किसान होते हैं और वो भी गरीब होते हैं। क्यों? क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर थी, और 85% जो रशियन इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। और इसके कंपैरिजन में जो जर्मनी, फ्रांस, वहां पे 50% ही थी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, यानी वो लोग जो है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज भी थे, लेकिन रशिया जो है वो प्राइमरली जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही थी। अब वहां पे जो इंडस्ट्रीज थी वो पॉकेट्स में थी, यानी छुटपुट इंडस्ट्रीज थी। और इंडस्ट्रीज कहाँ पे थी? वहां पे सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग को बाद में ये रीनेम करते हैं पेट्रोग्राड के नाम से। और दूसरी जो ये होती है ना इंडस्ट्रियल टाउन होता है इनका, वो होता है मॉस्को में। यानी 2 सिटीज होती हैं जहां पे इनकी इंडस्ट्री होती है रशिया की, एक होता है सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरा होता है मॉस्को। और यहाँ पे भी जो इनके वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरीज कम होती हैं, और वो डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस, एक तो सोशल जो इनका आता है, सोशल ग्रुप्स इनके होते हैं, सोशल ग्रुप्स के बेसिस पे इनका डिवीजन होता है। यानी कुछ लोग जो होते हैं वो गांव के साथ कनेक्टेड होते हैं, काम यहाँ पे कर रहे होते हैं, लेकिन उनका गांव का बैकग्राउंड होता है और वो गांव के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। और जो दूसरे, और इन्हीं में एक तबका ऐसा होता है जो शहरों में ही अब परमानेंटली सेटल हो चुके होते हैं। और जो दूसरा जो इनमें जो ये डिवीजन था वो था डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्किल। अब स्किल के बेसिस पे ये डिवाइडेड है, यानी जो जिस इंडस्ट्री में काम करते थे तो उस हिसाब से इनके रैंक्स फिक्स थे। इनमें आर्टिजन्स थे, और इंडस्ट्री में जो वर्कर्स थे, जैसे मेटल इंडस्ट्री के वर्कर्स, क्योंकि उसमें स्किल ज्यादा लगता था तो वो लोग जो है थोड़े सुपीरियर माने जाते थे। अब वहां के वर्कर्स और उनकी जो वेजेस थी वो कम थी, उनमें डिविजन्स थे, लेकिन एज सच वैसा भी कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन इनके वर्कर्स में जो है यूरोप के वर्कर्स के कंपैरिजन में एक स्पेशल चीज होती है कि ये लोग जो है यूनाइटेड होते हैं। ये जब भी किसी भी वर्कर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती थी तो ये लोग जो है स्ट्राइक्स करते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे।
पर वहाँ पे जो है उस टाइम पे फ्रीडम जो है, पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत ही कम होती है। अब पॉलिटिकल फ्रीडम कम होने की वजह से क्या हो जाता है, हाँ, पॉलिटिकल फ्रीडम के अलावा जो मैं बताना भूल गई, यहाँ पे जो किसान थे ना, किसान भी यहाँ पे डिफरेंट है। इनके जो किसान हैं और यूरोप वालों के जो किसान हैं वो भी डिफरेंट है। इनके जो किसान हैं वो इनके जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके साथ नफरत करते हैं। जो यूरोप वाले किसान थे ना, अपने लैंडलॉर्ड्स की रिस्पेक्ट किया करते थे, तो यहाँ पे जो किसान हैं वो अपने लैंडलॉर्ड से नफरत करते हैं और उनकी जमीनें छीन के जो है आपस में बांटना चाहते हैं। और दूसरा जो है यहाँ का, ये ऑलरेडी कोऑपरेटिव्स में काम करते हैं, कोऑपरेटिव्स के थ्रू काम करते, यानी ये अपनी जमीनों को इकट्ठे जोता करते थे और बाद में जो है मिलजुल के जो सारा जो फसल जब आ जाती थी उसको जरूरत के हिसाब से आपस में बांट देते थे और अपने रिसोर्सेज को ये एक साथ पूल किया करते थे पीरियोडिकली। तो ये जो है ये बेसिकली नेचुरल सोशलिस्ट हैं बाय टेंडेंसी एज कंपेयर टू यूरोपियंस। अब यहाँ की जो रशिया की जो सोसाइटी है जिसमें नोबेलिटी है, क्लर्जी है, वो डोमिनेंट है, यानी पावर हर चीज में जो है वो डोमिनेट कर रहे सोसाइटी को। और इन्हीं लोगों के पास जो है ज्यादा जमीनें हैं, लैंड्स को यही लोग जो है कंट्रोल कर रहे हैं। और जो किसान हैं वो भी अलग अलग तरह से जो है, वो कुछ गरीब किसान है, कुछ अमीर किसान है। ज्यादातर किसान जो है वो गरीब है जिनके पास जमीनें नहीं है और वो किसी की जमीन को यूज कर रहे हैं, किसी और की जमीन पे वो लोग फसल लगा रहे हैं। और जो कुछ रिच पीजेंट्स है वो जो है वो कैपिटलिस्ट भी हैं। और वर्कर्स जो है वो भी डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ग्रुप स्किल्स, लेकिन स्टिल यहाँ के पीजेंट्स और वर्कर्स जो हैं वो कोऑपरेटिव्स के थ्रू जो है काम करते हैं। अब इसी के बीच जो है हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल नहीं होती। किसी भी मोनार्की में पॉलिटिकल फ्रीडम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि राजा कभी भी नहीं चाहेगा क्योंकि यहाँ पे तो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस पे चलेगा ना, ये तो हेरिडिटरी होती है मोनार्की, तो यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है और हर राजा ऐसे रेजिस्ट ही करेगा। तो जार जो है, जो कि रशिया का राजा होता है, वहां पे उसने 1914 से पहले हर एक पॉलिटिकल बॉडी को जो है इलीगल कर दिया होता है, कोई नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे छुपते छुपाते जो है रशिया में जो है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो है वो बनाई जाती है 1898 में, और ये इलीगली ऑपरेट कर रही होती है। इनके अपने न्यूज़पेपर होते हैं, ये स्ट्राइक्स करते हैं, वर्कर्स को मोबिलाइज करते हैं, लेकिन स्टिल ये जो है एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ही काम कर रहे होते हैं। अब ये जो है पार्टी, क्योंकि ये बैंड यहाँ पे पार्टी का पॉसिबल था नहीं, लेकिन स्टिल ये लोग जो हैं अर्बन एरियाज में ही ऑपरेट कर रहे होते हैं और वर्कर्स की डिमांड को रख रहे होते हैं। लेकिन रशिया जो है वो एक रूरल इकोनॉमी था जहाँ पे किसान बहुत ज्यादा होते हैं, और किसान जो है क्योंकि वो नेचुरल टेंडेंसी जो है इनकी, वो जो है वो सोशलिस्ट है। तो वो लोग कहते हैं कि हम ही लोग रेवोल्यूशन ला सकते हैं, इसलिए हमारी भी ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए। और वो जो है अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको कहा जाता है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, और ये बनती है 1900s में। अब ये जो पार्टी होती है ये डिमांड कर रही होती है कि जो लैंड है इनके पास, जमींदारों के पास, वो उनसे ले ली जाए और गरीब किसानों में जो है बांट दी जाए। अब लेनिन को लगता है कि ये जो किसानों की जो ये जमीनें हैं ना, जो ये डिमांड्स है, ये जेन्युइन नहीं है और ये यूनाइटेड भी नहीं है किसान। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। जो अमीर हैं वो खुद ही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो इसलिए वो इनकी डिमांड्स को जेन्युइन नहीं मानता और कहता है कि हम हर एक को जो है अपनी पार्टी की मेंबरशिप्स नहीं दे सकते, और खासकर जारिस्ट रशिया में। तो इसलिए ऑन द ग्राउंड्स की कौन मेंबर रहेंगे,
पार्टी के और कौन मेंबर नहीं रहेंगे, किसको मेंबरशिप मिलेगी, क्योंकि ये अपनी पार्टी की मेंबरशिप को रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहते थे। और जो रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहते थे व्लादिमीर लेनिन, वो जो डिवीजन आता है पार्टी में, और 2 डिविजन्स बनते हैं, एक बोल्शेविक्स करके और दूसरा मेंशेविक्स करके। अब बोल्शेविक्स जो होते हैं उनके लीडर जो हैं वो व्लादिमीर लेनिन होते हैं। व्लादिमीर लेनिन जो हैं वो इस कहानी के हीरो हैं, रेवोल्यूशन के हीरो हैं बेसिकली। तो लेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो लेनिन लीड करते हैं बोल्शेविक्स को, जो कि मेंबरशिप जो है रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हैं, सबके लिए आम नहीं करना चाहते। और दूसरा जो ग्रुप होता है मेंशेविक्स का, वो बोलते हैं कि पार्टी की मेंबरशिप जो है वो सबके लिए ओपन होनी चाहिए और सबको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अब इन्हीं सब हालातों में जो है, जो वक्त चल रहा था रशिया में, जिस तरह का दौर चल रहा था, जंग चल रही थी, रशिया और जापान के बीच में वॉर हो रही थी ओवर द कंट्रोल ऑफ कोरिया। अब और रशिया जो है कॉन्टिन्यूसली इस वॉर को हारे जा रहा था और तब भी पीछे नहीं हट रहा था, जिसके चलते बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे थे। उन इकोनॉमिक लॉसेस की वजह से क्या होता है कि कंट्री में जो है, जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस थे वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्राइक्स होने लगती हैं, लोग जो हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं। और इसी बीच जो है फादर गैपन जो है एक दिन कुछ लोगों को लेके जो है वो विंटर पैलेस की तरफ चले जाते हैं, और वो दिन होता है संडे का। अब संडे के दिन जब फादर गैपन जो हैं वो लोगों को लेके विंटर पैलेस की तरफ जाते हैं, और वहां पे राजा जो है वो ऑर्डर कर देता है कि इनके ऊपर जो है फायरिंग की जाए। और फायरिंग के चलते जो है कोई 100 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं और 300 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन संडे होता है और साल होता है 1905। तो इस इवेंट को कहा जाता है ब्लडी संडे, जो कि 1905 में होता है। अब इसी के बाद ये जो ब्लडी संडे होता है, और उसके बाद जो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसमें लोग जो हैं, स्टूडेंट जो स्कूल्स को बाइकआउट करते हैं, यूनिवर्सिटीज को बाइकआउट करते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो वॉकआउट करते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, और ये जो है लोग जो है सिविल लिबर्टीज के लिए डिमांड करते हैं। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स जो हैं वो यूनियंस बनाना शुरू कर देते हैं और डिमांड करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब इस तरह से जो नेशन वाइड स्ट्राइक्स हो रही होती हैं, उसके चलते जो प्रेशर बनता है राजा के ऊपर, और राजा मान जाता है फॉर द क्रिएशन ऑफ ड्यूमा, जो कि रशियन पार्लियामेंट थी। तो ड्यूमा की क्रिएशन होती है, लेकिन क्रिएशन के 75 डेज में ही जो है राजा उसे डिसॉल्व कर लेता है। और डिसॉल्व करने के बाद जब सेकंड ड्यूमा इलेक्ट होती है, तो राजा क्योंकि चाहता ही नहीं कि उसके डिसीजंस के ऊपर जो है किसी का भी कंट्रोल हो और उसके पावर्स को कोई भी कर्टेल कर सके, तो वो उसे भी जो है डिसमिस कर देता है। अब इसे जैसे ही डिसमिस किया जाता है, तो फिर से ड्यूमा जो है तीसरी बार जो है वो वोटिंग में ही चेंज करके तीसरी जो थर्ड ड्यूमा आती है उसमें वो अपने ही कंजर्वेटिव्स को जो है लेके, कंजर्वेटिव्स वही लोग हैं जो राजा के सपोर्टर्स हैं और होल्डर्स ऑफ वेल्थ हैं। तो अब कंजर्वेटिव्स जो हैं वो फिर से पावर में आ जाते हैं, और अब जो है राजा जो है उन्हीं के साथ जो है कुछ साल जो है रशिया में जो है इसी टर्मोइल में गुजरते हैं, आखिरकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इवेंट्स के साथ, जिससे रेवोल्यूशन आएगा, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।